गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं हिंदी वर्णमाला का जो चैप्टर मैंने वर्णमाला पूरा ख़त्म कर दिया था, उसी के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट के अनुसार समझ लीजिए, जो हर बार परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रैक्टिस सेटों को हल कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं कुछ आपको 12 प्रश्न दिया हूँ दोस्तों, और 12 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको जरूर देखते हुए चलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। ठीक, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्वर और व्यंजन, 2 वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर देख लेंगे। क्योंकि अगर वह वीडियो आप देख लिए तो ये प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पे मैं आपको बताया था कि अंग और अह, इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है? अनुस्वार मतलब यह कि जिसका साउंड नाक से निकले, ठीक। और अनुनासिक मतलब वह कि जिसका साउंड नाक और मुंह दोनों से निकले। इसीलिए किशोरी दास वाजपेयी जी ने इसे क्या कहा था? अयोगवाह कहा था। क्या कहा था? अयोगवाह कहा था। न तो यह स्वर कहलाता है, न तो यह व्यंजन कहलाता है, लेकिन स्वरों के साथ लिखा जरूर जाता है, ठीक, लेकिन वह स्वर नहीं होता है। समझ में आया? कहीं कहीं इसको विसर्ग भी कहते हैं, अह को, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। अच्छा, अगर प्रश्न आपसे ये पूछ दे कि अंग और अह को अयोगवाह किसने कहा था, तो किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा था। और किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न सॉल्व हुआ, कम से कम 4 क्वेश्चन मैंने आपका तैयार करा दिया। चलिए, यह क्वेश्चन यूजीसी नेट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा प्रैक्टिस सेट में आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? अब देखो बच्चों, यहां पे आप स्वर देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि स्वर पूछ रहा है। स्वर नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि अर्ध स्वर। स्वर मीन्स होता है ध्वनि, ठीक है। अर्ध मीन्स होता है आधा। तो कौन सा ऐसा वर्ण है जो आधा ही उच्चारित होता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन जो है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध व्यंजन वर्ण, अर्ध स्वर वर्ण, कोमल व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, जो जीभ तालु दंत ओष्ठ से निकलते हैं। जीभ तालु दंत ओष्ठ यानी य र ल व, यह जीभ से निकलता है, ये तालु से निकलता है, ये दंत से निकलता है, और यह ओष्ठ से निकलता है। लेकिन पूरा स्पर्श नहीं करता है, आधा करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण कहते हैं, अथवा कोमल व्यंजन वर्ण कहते हैं, अथवा अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, यह पूछा यूजीसी नेट 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अमात्रिक है? देखिए, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी टेट 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही आसान चीज पूछता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अमात्रिक मतलब ऐसे शब्द जिसमें मात्रा न लगा हो तो अमात्रिक, और ऐसे शब्द जिसमें मात्राओं यानी स्वरों के जो मात्रा है वह उसमें ऐड हो तो उसे हम मात्रिक कहते हैं। तो अ का मतलब हो जाता है नहीं। ऐसे शब्द जिसमें मात्रा ना हो तो उन्हें अमात्रिक कहेंगे। तो अब देखो, यहाँ अमिताभ, यहाँ पे छोटी की मात्रा ली गई है ना, तो ये मात्रिक हो गया। चहचहाना, यहाँ पे आ की मात्रा ली गई है, लिया गया है ना,
तो ये भी मात्रिक हो गया। लेकिन यहां देखो कलरव, कलरव वर्णों को रखा गया लेकिन कोई मात्रा नहीं लगाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अमात्रिक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। आगे देखिए, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? यूपी पीसीएस 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पे आप जितना भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो देखिए। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो अभी ऊपर मैंने यहां पे जस्ट बताया है, उन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। न स्पर्श व्यंजन कहेंगे, न उष्म व्यंजन कहेंगे, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व यानी जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से आधा निकलता है, इसे ही कोमल व्यंजन वर्ण, अर्ध व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। अब देखो उष्म व्यंजन वर्ण क्या होता है? बड़ा श, फिर ख वाला श, फिर छोटा स, फिर ह, उसको उष्म व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहेंगे? जो जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, जो 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं उनको कहते हैं। तो ये दोनों तो होगा नहीं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई या छोटी इकाई क्या होती है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेट 2012 का क्वेश्चन है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है ना। अरे मेरे बाबू, ध्वनि से अक्षर बनता है, अक्षरों के मेल से वर्ण अच्छे बनते हैं, वर्णों के सार्थक प्रयोग से शब्द बनता है, शब्दों के सार्थक प्रयोग से वाक्य बनता है, वाक्यों के सार्थक प्रयोग से गद्य बनता है, और लय, तुक, छंद, यति, गति, अलंकार जब मिक्स हो जाता है तो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो स्वर और व्यंजन का दोनों वीडियो आप जरूर देख लेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जिनका उच्चारण करते समय श्वसन तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें क्या कहा जाता है? यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वसन तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें क्या कहा जाएगा? अब देखो, कंपन न हो तो उन्हें क्या कहेंगे? पहले तो ये जान लीजिए कि उसे शब्द क्या नाम देंगे। कंपन उत्पन्न न हो, यानी जब हम उच्चारण करें तो उसमें कंपन उत्पन्न न हो। तो देखो यहां पे लिखा है अघोष और यहां लिखा है घोष। ठीक है, जब अघोष दिया है यानी कंपन उत्पन्न न हो तो अघोष वर्ण कहेंगे, और जब कंपन उत्पन्न हो तो घोष कहेंगे। ठीक है, और जब जिसे बोलने में सबसे कम मात्रा वायु लगे तो उन्हें अल्प प्राण कहेंगे, और जिनका उच्चारण करते समय वायु की मात्रा अधिक लगे तो उन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? महाप्राण व्यंजन कहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका अघोष। समझ में आ गई बात? चलिए, 7वां नंबर, ये भी यूपी पीसीएस 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7वां प्रश्न, वर्गीय ध्वनियों की संख्या होती है। वर्गीय ध्वनियों की संख्या। अब वर्गीय ध्वनि किसे कहेंगे? यहां वर्गीय न देके आपसे पूछ दे स्पर्शी ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, तब भी वही मतलब है। ठीक है, चाहे इधर से पूछे या इधर से पूछे, आंसर वही देना है। तो इस इधर से पूछे उधर से पूछे जानने के लिए दोनों वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, स्पर्श व्यंजन किन्हें कहेंगे? जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हो उनके 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, और कुल संख्या उनकी एक वर्णों में 5 होता है और 5 इधर वर्ग होते हैं। 5 पच्चे 25, न तो 33 होगा, व्यंजनों की संख्या हो जाएगी, और 11 स्वरों की संख्या हो जाएगी। तो ये 25 क्या हो जाएगा? वर्गीय ध्वनियों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां कह रहा है निम्न में से कौन सा ध्वनि मूर्धन्य ध्वनि है? मूर्धन्य पूछ दे, मूर्धा से साउंड निकले स्पर्श करने से, तो एक ही मतलब है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है? अब देखो, ये प्रवक्ता परीक्षा 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला दिया है च, छ, ज, झ, दूसरा दिया प, फ, ब, भ, और अगला दिया ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो इसमें मूर्धन्य क्या होगा? मैंने कहा कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। देखो, कंठ क वर्ग कंठ से निकलता है, च वर्ग किससे?
तालु से निकलता है, तो कंठ तालु मूर्धा यानी ट वर्ग हो गया। तो यहां पे ट का देखिए ट ठ ड ढ, तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य ध्वनि से निकलने वाला ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, इसे उक्षिप्त व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, याद रखिएगा, उक्षिप्त व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। अगला, कौन सा ह्रस्व स्वर वर्ण है? आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, प्लुप्त क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सीजन 2 सामान्य हिंदी करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से देख सकते हैं, अथवा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाके आप देख सकते हैं। अगर वो दोनों वीडियो, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, अगर आपने देख लिया तो हिंदी वर्णमाला से चाहे जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में किसी भी प्रकार से पूछ दे, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, ह्रस्व स्वर वर्ण, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में सबसे कम समय का वक्त लगे तो उन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, छोटी, छोटा उ, री। तो देखो यहां तीनों दिया है, अ भी दिया है, छोटी भी दिया है, छोटा उ भी दिया है, तो सभी पे टिक कर देंगे। ठीक है, सभी पे टिक कर देंगे, यानी ये सब जो वर्ण 3 दिए हैं ह्रस्व स्वर वर्ण हैं। और इन्हीं का दुगुना समय जो ले ले तो दीर्घ स्वर वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अ का दुगुना समय आ लेता है, छोटी ई का दुगुना समय बड़ी लेता है, और छोटा उ का दुगुना समय बड़ा उ लेता है। चलिए अगला कह रहा है 10वां नंबर प्रश्न, ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। अब देखो, ऊष्म की जगह आपसे संघर्षी व्यंजन पूछ दे, ऊष्म व्यंजन पूछ दे, तो सबका मतलब एक ही है कि होता है ना, बड़ा श, ख, श, ह, इसे ही कहते हैं संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ना तो 2 होगा ना तो 3 होगा, असली आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, यानी अब कहेंगे सर ऊष्म व्यंजन क्या है, संघर्षी व्यंजन क्या है? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में ऊष्म वायु द्वारा उत्पन्न घर्षण से अथवा बहुत संघर्ष करने के बाद जो व्यंजन वर्ण उच्चारित होता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे श, ख, श, ह, इनको बोलने में अधिक ऊर्जा लगती है, घर्षण के साथ निकलता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला चीज, 11 नंबर का प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में ये चीज आप आंसर देंगे कि सर इसका आंसर ये है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? नेट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप देंगे। ठीक, और अगला है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, 135 य र ल व, अथवा कहा था अगर ना याद हो तो 135 वाई आर एल वी, ऐसे दिया था कि जब अल्प प्राण पूछ दे तो वाई आर एल वी, यानी कि सिस्टम का क है तो क के नीचे सिस्टम पे जितने आएंगे, 3 के नीचे जितने वर्ण आएंगे, 5 के नीचे जितने वर्ण आएंगे, वो सब अल्प प्राण होंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, 1 3 5, तो पहले क्या पढ़ता है? क पढ़ेगा, यही आपका आंसर हो गया। ख दूसरे पे आएगा और क ख ग घ चौथे पे आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था ना विषम वाई आर एल वी, याद कर लेंगे तो अल्प प्राण हो जाएगा। और 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं अथवा इसके पहले स्वर और व्यंजन का वीडियो आप देख चुके हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।